आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में मुसाफिरों से भरी बस रात हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 45 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। बस में 50 से ज्यादा अफराद सवार थे। यह हादसा भाखड़ापेट के करीब एक मोड़ पर पेश आया। पुलिस का कहना है कि अंधेरे और घने जंगल की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आई। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने महलूकीन के अहलखाना के लिए 2-2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया है। बड़गाम के चटबुग इलाके में मिलिटेंटों ने गुज़िश्ता शब एक एसपीओ उसके भाई पर हमला किया था। इस हमले में एसपीओ शहीद हो गए थे। उसके भाई को जेबीसी अस्पताल बेमना मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो भी जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने उनकी रिहाइश पर हमला किया था और गोलियां चलाने के बाद वो फरार हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया और मिलिटेंटों की तलाश जारी है। एसपीओ की शिनाख्त इशफाक अहमद डार और उमर उसके भाई अहमद डार के तौर पर हुई है। पूरे इलाके में गम का माहौल है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। याद रहे, सोयबुग के इसी इलाके में हाल ही में मिलिटेंटों ने एक आम शहरी को भी हलाक किया था और अब ये दूसरा मामला है। बड़गाम से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, 2 लोग इस हमले में शहीद हुए, 2 लोग मारे गए हैं। काफी दिल दहलाने वाली ये खबर है। जी मुन्ना साहब, बिल्कुल जो पूरा इलाका है अभी गम में डूबा है, क्योंकि ये जो घर में थे और घर में ही इनको जो मिलिटेंट आए हैं उन्होंने फायरिंग की है और जो एसपीओ है और उसका भाई दोनों को ही जख्मों की हालत में कल शाम ही जेबीसी अस्पताल बेमना मुंतकिल किया गया था, जहां पर दोनों दम तोड़ बैठे। हालांकि इशफाक बहुत लड़ा जिंदगी के लिए, लेकिन वो भी अब दम तोड़ बैठा। एसपीओ तो शाम को ही उसकी डेथ हुई थी, लेकिन अब उसके भाई की भी डेथ हुई है। पूरा इलाका अभी गम में डूबा है। हालांकि जो ये इलाका है, बिल्कुल जो इनका घर है, रेलवे ट्रैक वहां से गुजरता है, उसके पास ही इनका घर है और अभी कुछ देर कबल ही वहां पे अब लोग जमा हो रहे हैं। फ्यूनरल होगा तो अब लोग जमा हो गए हैं रेलवे ट्रैक पे, तो रेलवे ट्रैक को भी फिलहाल क्लियर किया जा रहा है और शायद जो ट्रेन की बात है बड़गाम से बारामूला की जानिब, वो कुछ देर तक शायद मुअत्तल रह सकती है। जी मुनाज़ा। बिल्कुल आबिद, आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। साथ ही ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के तहक़ीक़ात तो जारी है, क्या अब तक कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? जी मुनाज़ा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा इलाका है। सिक्योरिटी फोर्सेस कल शाम से ही इलाके को मुहसरा में लिया गया था। कल शाम बड़े पैमाने पे जो तलाशी कार्रवाई है वो शुरू की गई थी। जो वहां पे मकामी लोग हैं उनका कहना था कुछ लोग आए, बंदूक उठाए और फायरिंग की और फिर वो फरार हो गए। उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस आए तो उन्होंने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की और बड़े पैमाने पे जो तलाश थी वो जारी थी। लेकिन शाम थी और अंधेरा भी काफी था। ऐसे में जो ये इलाका है, बिल्कुल वहां पे एक रेलवे ट्रैक है और हम आपको ये भी बता दी ये सोयबुग का इलाका है और कुछ दिन कबल ही वहां पे एक आम शहरी को हलाक किया गया था और उससे ही कुछ ही दूरी पर ये इलाका है चटबुग, तो ये वाक़ा है और इस इलाके में कल शाम ये वाक़या पेश आया। तो पूरा इलाका अगर हम देखेंगे, अभी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तफ्तीश कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं ताकि ये जो पूरा मामला है इसका जो पूरा सुराग लगाया जाए। जी मुनाज़ा। बिल्कुल आबिद, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे और डीजल की कीमत में 55 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद दारुल हुकूमत में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 11 पैसे और डीजल की कीमत 90 रुपये 42 पैसे हो गई है। गुज़िश्ता रोज दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया था। 4 माह से ज्यादा के वक्फे के बाद मंगल को पहली बार इन कीमतों में तब्दीली की गई, जिसके बाद गुज़िश्ता 6 दिनों में ईंधन 5वीं मरतबा महंगा हो गया। वहीं मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 88 पैसे और डीजल की कीमत 98 रुपये 13 पैसे हो गई है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर जाहिर सी बात है आम लोगों पर, उनके बजट पर पड़ रहा है।
बिल्कुल मुअज़्ज़ा, कहना चाहिए आम आदमी को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पहले पेट्रोल डीज़ल के जो दाम हैं, उसकी जो कीमतें हैं वो रुकी हुई थी, और अब पिछले 6 दिनों में 5 मरतबा पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आज हम एक पेट्रोल पंप पर हैं, और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। इसकी वजह से मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ अलग अलग पेट्रोल पंप पर कीमत ज़्यादा होती है। यहाँ पर 99 रुपये 15 पैसे ये यहाँ पर एक पेट्रोल लीटर की कीमत है, जबकि ये नॉर्मल पेट्रोल है, ये पावर पेट्रोल नहीं है, नॉर्मल पेट्रोल है, और पावर जो है वो 103 रुपये 49 पैसे है। इसी तरीके से आपने भी बताया कि 90 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमतें हो चुकी हैं। यहाँ पर मौजूद हैं कस्टमर, उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कैसे देख रहे हैं। लगातार अब लगातार बढ़ रहे हैं, 3 रुपये 70 पैसे से ज़्यादा जो है बढ़ चुके हैं। दिल्ली में और ज़्यादा बढ़े हैं, सबसे ज़्यादा दिल्ली में बढ़े बच्चे, और क्या पता है। क्या आपको क्या लग रहा है, पहले कीमतें रुकी हुई थी और अब लगातार बढ़ रही हैं? 3 दिन में 5 रुपये 20-25 पैसे बढ़ गए हैं, बढ़ी रही है और बढ़ती रहेगी अब जब तक इलेक्शन नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं इलेक्शन से पेट्रोल की कीमतें रुकती हैं? और क्या, अभी तो 95 रुपये था। तो देखिए ये लोग, मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि हालांकि पिछले अभी देखें 6 दिन अगर देखें तो इसमें रसोई गैस की कीमत बढ़ी है, इसी के साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतें आपको मालूम है वो 6 दिन में 5 मरतबा बढ़ी हैं, और 3 रुपये 70 पैसे 3 रुपये 70 पैसे 3 रुपये 75 पैसे पिछले 2-3 दिन में यही बढ़ चुके हैं। 80 पैसे इससे पहले बढ़े थे, और उससे पहले भी 80 पैसे बढ़े थे। आज 50 पैसे और 55 पैसे का इजाफा हुआ है। ये तमाम चीज़ें लगातार हो रही हैं, लेकिन सबसे एक आम आदमी को और हम जैसे जो साफ़ी हैं, जो पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, उनको भी ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर जब चुनाव होते हैं तो कैसे अपने आप पेट्रोल डीजल की कीमतें रुक जाती हैं, और जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद लगातार इजाफा होने लगता है। हालांकि कच्चे तेल की भी जो है दलील दी जा रही है कि कच्चे तेल का रेट बढ़ रहा है। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत आज फिर से बढ़ी है। तो आप जैसे लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? दिक्कतें हो रही हैं, और क्या हो रहा है। देखिए दिक्कत हो रही है, सभी लोग ये खुलकर कह रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं। कैसा लग रहा है पेट्रोल डलवाते हुए? दिक्कत ही हो रही है, बढ़ ही रहा है हर चीज़ में, कुछ नहीं किसी चीज़ में हर चीज़ में बढ़ा ही चले जा रहा है कुछ ना कुछ। क्या चाहेंगे आप? क्या चाहेंगे, बस कम। बस अब तो इस बार तो पता ही चलेगा जब 2024 का चुनाव आएगा, उसके बाद ही देखेंगे। अब तो पब्लिक अपने आप ही समझदार हो गई है। अब यूपी की पब्लिक ने तो देख ही लिया है कैसे करना है, कर दिया उन्होंने। अब दिल्ली की पब्लिक देखेगी। देखिए मैं कह रहा था कि एहसास जो है वो अलग लोगों में पैदा हो रहा है। एक और कस्टमर है, उनसे ज़रूर बात करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें 6 दिन में 5 मरतबा बढ़ी हैं, तो क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। नहीं कहने के लिए क्या नहीं बचा, जो हो रहा सही है। जो हो रहा है सही है, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो तमाम लोग हैं वो महंगाई की मार से परेशान है मुनज़्ज़ा, और अहम बात यही है कि खुद ब खुद पेट्रोल डीजल की कीमतें रुक जाती हैं, रसोई गैस की कीमतें रुक जाती हैं, CNG PNG की कीमतें हैं वो रुक जाती हैं। और जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है गुज़िश्ता साल नवंबर के बाद 21 मार्च 2022 तक लगातार जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो बिल्कुल बनी रहीं, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। और अब पिछले 6 दिनों में 5 मरतबा ये इजाफा देखने को मिला है। आम आदमी की चुनाव की भी बात कर रहा है, कह रहा है कुछ नहीं हो सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तमाम एहसासात हैं, लेकिन महंगाई जो है वो कमर तोड़ रही है मुनज़्ज़ा। बिल्कुल, महंगाई जो है आम आदमी की कमर तोड़ रही है। हालांकि चुनाव के बाद ये उम्मीद जो है आवाम सरकार से रखते हैं कि अगर हमने कोई सरकार चुनी है, किसी पार्टी को पावर दी है, तो उसके बाद शायद उन्हें भी रिटर्न में कुछ बेहतर तोहफे मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी जो है आवाम को देखने को मिलती है। खुर्रम शहजाद, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के रेडियो शो मन की बात की 27वीं किस्त है। सुबह 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रेडियो और अपने नमो ऐप के जरिए लोगों से बात करेंगे। अगले हफ्ते शुरू होने वाली नवरात्रि की वजह से मोदी इस बार ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के मामले पर बात कर सकते हैं। साथ ही वो रूस यूक्रेन जंग पर भी बात कर सकते हैं। वाज़ो कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी इतवार को मन की बात करते हैं। इसमें वो समाजी मसाइल के साथ साथ महीने की अहम सरगर्मियों और आने वाले त्योहारों और तकरीबात पर गुफ्तगू करते हैं।
मुल्क में कोरोना के मामलों में बतदरीज कमी आ रही है। महकमे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1421 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 149 लोग कोरोना से फौत हुए, जबकि 1826 लोग कोरोना से शफायाब भी हुए। मुल्क में इस वक्त 16,187 एक्टिव मामले पाए जाते हैं। वाज़ेह है कि अब तक 182 करोड़ से जायद टीके लगाए जा चुके हैं। बैनुल-अक़वामी कमर्शियल परवाजें आज से दोबारा शुरू हो गई है, ताहम एयरपोर्ट और परवाजों में मास्क पहनना अब भी लाजमी है। एयरपोर्ट मुलाजमीन को PPE किट पहनना अब लाजमी नहीं है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने कोरोना वबा की वजह से मार्च 2020 में बैनुल-अक़वामी परवाजें बंद कर दी थी। कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए बैनुल-अक़वामी परवाजों को शुरू करने का फैसला लिया गया है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लद्दाख में दफा 370 की मनसूखी के बाद पुलिस महकमे में भर्ती के लिए पहली मरतबा फिजिकल टेस्ट का इनकाद अमल में लाया गया। 7,000 नौजवानों की भर्ती के लिए लद्दाख पुलिस ने टेस्ट मुनक्किद किया। लद्दाख पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन SSP स्टेंजिन नूरबो ने तफसीलात से वाकिफ कराया। 15 मार्च को ये लद्दाख पुलिस में पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स के लिए जो है रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी। टोटल हमारे कैंडिडेट्स जो थे मेल्स का मैं आप बता दूंगा 5,075 लोग ने अप्लाई की थी, जिसमें से जो अपीयर हुए वो है 3,820 लोग, यानी 75% जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर हुए। उसी तरह फीमेल्स का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था और 2414 थे, मतलब 2,414 फीमेल्स थे जिन्होंने अप्लाई की थी और 1683 फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर हुए, जो कि 69% के करीब बनता है। और जो फिज़िकल जो टेस्ट जो हम कर रहे हैं, जिसमें 3 स्टेजेस हैं, एक तो फिज़िकल स्टैंडर्ड होता है हाइट चेस्ट मेजरमेंट, फिर दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस रेस और तीसरा जो 100 मीटर रेस। तो उसका एक आज जो है कंक्लूड हुई और जो इसका जो पासिंग परसेंटेज है अराउंड 53 के करीब है मेल्स में, अराउंड 30% है फीमेल्स में। पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्दा मुजाहरे के बाद दीगर रियासतों में भी पार्टी लीडर और कारकुन सरगर्म हो चुके हैं। कर्नाटक के रायचूर में आम आदमी पार्टी के लीडरों ने बाकायदा तौर पर पार्टी का दफ्तर कायम करने का फैसला किया है। आप लीडर D वीरेश कुमार ने कहा कि पंजाब में कामयाबी के बाद मुल्क में अब अवाम आम आदमी पार्टी से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं। इसी तरह कर्नाटक रायचूर में 28 मार्च को बाकायदा तौर पर पार्टी का दफ्तर कायम किया जाएगा, जिसमें रियासती सतह के आम आदमी पार्टी के लीडर हिस्सा लेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को लड़ाका तैयारों की फराहमी में हिचकिचाहट पर अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि लड़ाका तैयारों और दीगर दिफाई हथियारों की फराहमी किसको करनी चाहिए अभी भी टाल मटोल की जा रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन मुनासिब हथियारों के बगैर मिसाइलों से अपना दिफा नहीं कर सकता और टैंकों और जंगी तैयारों के बगैर मुहासराशुदा मारियोपोल को आज़ाद नहीं कर सकता। अपने ताज़ा तरीन वीडियो खिताब में ज़ेलेंस्की ने रूसी दावों पर भी हमला किया कि यूक्रेन रूसी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। Представники, міністр закордонних справ та міністр оборони України зустрілися сьогодні в Польщі з колегами із Сполучених Штатів Америки. До них приєднався і президент США Джо Байден. Як мені доповіли, переговори стосувалися, зокрема, і цих життєво важливих інтересів, про які я зазначив вище. Стосувалося того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пінг-понг, хто і як повинен передати нам літаки та інші інструменти захисту. Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках. А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків і іншої бронетехніки та обов'язково, ще раз, літаків.
यूक्रेन में जारी रूसी हमलों के दरमियान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पोलैंड में पनाह लेने वाले यूक्रेनी मुहाजिरीन से मुलाकात की। जो बाइडेन ने रात पोलैंड के दारुल हुकूमत में लोगों से खिताब किया। बाइडेन ने अपनी 30 मिनट की तकरीर में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की शदीद मजम्मत की। अमेरिकी सदर बाइडेन ने अपनी तकरीर में रूस पर हमला करते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन इक़्तिदार में नहीं रह सकते। इस दौरान जो बाइडेन ने कहा कि ये लड़ाई तवील अरसे तक चलेगी। A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty. Brutality will never grind down their will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. जो बाइडेन के इस बयान पर व्हाइट हाउस ने वजाहत की है और कहा है कि अमेरिकी सदर रूस में हुकूमत की तब्दीली के ख्वाह नहीं है। जो बाइडेन का नुक्ता नज़र ये था कि रूसी सदर पुतिन को अपने पड़ोसियों या खिते पर ताकत का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फन बसीत और अमीक होता है। फनकार अपनी तख्लीक के तौसत से अपना नज़रिया और अपनी सोच दुनिया के सामने पेश करता है। फनकार नफ्सियात, हालात, ज़माने के नज़रिए, तहजीब, तमद्दुन को करतास पर उतार कर मुआशरे और समाज की सोच को एक जहत देता है। दाऊदी बोहरा समाज के MSB एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जानिब से मुंबई के नजमबाग में पेंटिंग की नुमाइश का इनकाद किया गया। इस नुमाइश में मुल्क और बैरून ममालिक के बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों को पेश किया। मुंबई में MSB एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के 21 शहरों के बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 93 बच्चों की पेंटिंग्स लगाई गई हैं। किसी ने कुदरती मनाजिर को दिखाने की कोशिश की है, किसी ने वाइल्ड लाइफ को, तो किसी ने अपनी तहजीब और सकाफत को दिखाने की कोशिश की है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लीडर हिज हॉलीनेस डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन, उनका एक विज़न है कि कम्युनिटी का हर स्टूडेंट, हर चाइल्ड, हर फील्ड में टॉप में जाए। तो ये आर्ट जो सब्जेक्ट है, आर्ट सब्जेक्ट में जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, उन सबको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनकी जो स्किल्स है उनको इन्हेंस करने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो प्रोग्राम स्मार्ट टैलेंट हंट के नाम से लॉन्च किया गया। ये सारा जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन नहीं रहा है, ये वर्चुअल लर्निंग हमारी रही है इसके अंदर। और जितने सारे बच्चे, जो सारे बच्चे थे, 93 बच्चे थे, उन्होंने वर्चुअली लर्निंग की है। बच्चों ने जिस तरह पेंटिंग के जरिए अपने तखय्युलात को पेश किया है, उससे उनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं और सबको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो अपनी सलाहियतों को और भी बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने रख सकेंगे। क्योंकि भोपाल इज़ नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन भोपाल एज माय टारगेट एंड इट्स माय सिटी, सो आई वांटेड टू रिप्रेजेंट माय सिटी। जब हमारे एग्जीबिशन का स्टार्ट हुआ था पूरा आर्ट वर्क करने का, तभी मैं अहमदाबाद गई थी और वहाँ से मैंने ये टॉपिक इंस्पायर हुई मैं, और फिर वहाँ से थोड़ी फ़ोटोज़ लिए थे मैंने, और फिर उसकी मदद से मैंने ये पूरा किया। इस नुमाइश को देखने के लिए आने वाले शायकीन ने तमाम पेंटिंग्स को खूब पसंद किया और बच्चों की सलाहियत की जमकर सताइश की। Their ideas, the way they put it, you know, उनका जो presentation है, everything seemed very quite powerful, and काफ़ी बच्चों का मैंने देखा कि उनका hand इतना strong है ये आर्ट में कि I can see that, I mean, like later in life they're going to excel a lot, like you can see the potential in this art of this. इस एज में बच्चे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है और
मतलब जो आर्ट को वो प्रमोट कर रहे हैं और बच्चों को ये दिखाना, उनकी जो सोच है कि आर्ट भी एक आपका करियर हो सकता है और आर्ट में आर्ट एक एज अ फील्ड आप करियर लेके जा सकते हैं। जो स्कूल की सोच है उस सोच को ना सिर्फ सोच के जैसे रखा, उसको लेके गए, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया। एग्जीबिशन में ये बात बेहतर है कि बच्चे लोग ने जो एक्सप्रेस किए हैं अपने आप को अपने पेंटिंग के ज़रिए, वो मुझे सबसे बेहतर लगा है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें उनकी जो कलात्मक अंग है उनका एक विशेष, कि उन्होंने कुछ इमेजिन किया है। उनसे काफ़ी वार्तालाप करते ये समझ में है कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, तो ये ऑब्जर्वेशन है। बोहरा समाज के जरिए ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद करके बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को मजीद निखारने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।